नमस्कार, मैं शुभम और आप सभी दर्शक देख रहे हैं डान टू डस्ट। दर्शकों, आप सभी को पता है कि अक्टूबर मंथ में हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें जो रोशनी एक्ट 2001 का था उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो था वो घोषित करके कहा दे के उसको उसमें सीबीआई को डायरेक्शंस दी गई कि वो इसमें जो है पूरी लुक आफ्टर करें और इसमें जो था जो कोर्ट था वो इस पर पूरा का पूरा लुक आफ्टर में देख रेख में होगा वो काम होगा। इसी दौरान हम आज जो है, क्योंकि इसके बाद जो थी गवर्नमेंट ऑफ JNK थी, इन्होंने जो थी एक रिव्यू पिटीशन जो थी वो भी दायर करी थी हाई कोर्ट में। इसी के बीच इसी के सिलसिले में आज हम जो है वो बात करने के लिए पहुंचे हैं एडवोकेट अंकुश शर्मा जी के पास। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये रिव्यू पिटीशन जो थी वो इतने देर क्यों लगा इसको पिटीशन को दायर करने के लिए, और इसका पूरा उद्देश्य क्या था, क्यों आप अभी जाके जो है वो इलेक्शंस के दौरान इसको जो था पिटीशन को फाइल किया गया। हम उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, अब मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर में बड़े सारे लोगों को ये पता चला कि रोशनी एक्ट एक स्कैम जो था वो निकल के आया, बड़े सारे पॉलिटिकल लीडर्स इसमें जो थे वो शामिल थे। लेकिन सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप संक्षेप में शॉर्ट में थोड़ा सा बता दें पहले, क्योंकि जो ऑर्डर निकाला कॉन्स्टिट्यूशन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको घोषित किया गया, ये किसके तहत किया गया, और इसमें जो लीडर्स के जो नाम निकल के भी आए बाद में बड़े साथ देखा गया कि इसमें कंट्रोवर्शियल भी रहा ये प्रोसेस पूरा। थोड़ा सा बता दें प्रोसेस, उसके बाद में आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहिए। देखिए, 2014 में मैंने स्वयं 2 याचिकाएं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दायर की थी। एक याचिका में हमने ये कहा था कि ACB जो रोशनी स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रही है आफ्टर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय अस, वो आप ACB से लेके CBI को दे दीजिए, क्योंकि ACB प्रॉपर तरीके से जांच कर नहीं पाएगी। और दूसरा, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की PIL नंबर 41/2014 टाइटल्ड अंकुर शर्मा वर्सेस स्टेट, यानी उसमें मैं स्वयं ही पिटिशनर था और आर्ग्यू भी उस पिटिशन को मैंने स्वयं किया शुरू से, जिसमें हमने ये कहा था कि इस कानून को आप असंवैधानिक घोषित कीजिए। उसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती हमने दी थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती दी थी। तो कोर्ट ने 9 अक्टूबर 2020 को इन दोनों ही पिटिशंस को अलाउ करते हुए A, इन्वेस्टिगेशन CBI को दे दी, और B, एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया ऑन 2 ग्राउंड्स, फॉर वायलेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट और फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का मतलब ये हो गया कि सरकार सरकारी जमीन का कब्जा या मालिकी अपने हाथ में होल्ड करती है इन ट्रस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द जनरल पब्लिक। तो सरकार कोई भी कानून बना के इसे बेचने का काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को वायलेट करेगा कि जो चीजें आप होल्ड करते हैं इन ट्रस्ट ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स, तो उसको पूरे तरीके से एलियनेट करने के अधिकार आप नहीं रख सकते, कानून बना के भी आप नहीं कर सकते। और दूसरा आर्टिकल 14, जिसके तहत ये कहा जाता है कि आप एक विशेष समुदाय के लिए, विशेष क्लास के लिए, स्पेसिफिक क्लास के लिए कानून नहीं बना सकते। रोशनी में केवल जमीन की मालिकी के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते थे जिन लोगों का सरकारी जमीन पे कब्जा था। तो यानी 90% या 85% के करीब जनता जो है वो अप्लाई ही नहीं कर सकती थी। यानी आपने एक स्पेसिफिक क्लास के लिए कानून बनाया, लेजिस्लेशन बनाया। तो ये आर्टिकल 14 को भी हिट करता था, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है कि आप क्लास लेजिस्लेशन नहीं बना सकते, जैसा मैंने बताया। तो इन 2 ग्राउंड्स पे लार्जली, और जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुई उससे ये ग्राउंड्स और उनकी इंटेंशन जो थी वो भी सामने कोर्ट के सामने आ गई कि ठीक नहीं थी। तो उन सब ग्राउंड्स पे एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, जिसके बाद फिर कॉन्सिक्वेंशली ये होना था कि जिन लोगों को ज़मीन अलॉट हुई है उनसे ज़मीनें वापस ली जाएं, और उसके अलावा जो और एनक्रोचमेंट्स स्टेट लैंड्स की हुई हैं वो भी रिट्रीव की जाए, क्योंकि वो भी एक स्पेसिफिक प्रेयर इसमें थी। तो इन दोनों ही पिटिशंस के बेसिस के ऊपर जो 9 अक्टूबर 2020 को जो फैसला आया, उसके बाद ये सारा फॉलोअप एक्शन हो रहा है, जहाँ पे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, हाई प्रोफाइल लोगों की, और खासकर विशेष तौर पे ये कहा गया था कोर्ट में कि हाई प्रोफाइल लोगों ने इसका काफ़ी बुरा इस्तेमाल किया, मतलब अपने पर्सनल निजी फ़ायदों के लिए इस्तेमाल किया, अपार्ट फ्रॉम जो पॉलिटिकल इसका एंगल था, एक डेमोग्राफिक चेंज का। तो इसीलिए कोर्ट ने ये कहा कि आप इन जो इन्फ्लुएंशियल लोग, इन्फ्लुएंशियल इन द सेंस कि जो एक बड़ी पोस्ट पे रहे, मंत्री रहे, MLA रहे, विधायक रहे, चीफ मिनिस्टर तक रहे, उन सब के नाम आप जाहिर करिए। तो उसी क्रम में, उसी बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें हो रही थी। सर, अभी दूसरा सवाल आपसे यही है कि जो अभी रिव्यू पिटीशन सरकार ने दाखिल करी है, इसके पीछे उनकी क्या मंशा रही है, और इसमें डिले क्यों रहा प्रोसेस? अक्टूबर मंथ में आया है, उसके बाद 1.5-2 महीने के बाद ये पिटीशन फाइल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू का डेमोग्राफिक इन्वेजन या लैंड जिहाद जिसे कहते हैं, जम्मू को हिंदू माइनॉरिटी करना, ये जम्मू कश्मीर में पिछले कई वर्षों से, कई डेकेड से एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस रहा। तो सरकार ने रिव्यू पिटीशन इसीलिए फाइल की है ताकि जितने भी इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग कानूनों के दायरे में रह के जिन्हें रेगुलराइज नहीं किया जा सकता, उन्हें रेगुलराइज करने का किसी तरीके से हम कोर्ट से परमिशन लेके कोई स्कीम इंट्रोड्यूस कर दें। क्योंकि देखिए, इसमें देखिए एक दूसरा आर्गुमेंट ये है कि बहुत सारे हमारे यहाँ के लोकल लोग, किसान, लैंडलेस लेबरर्स, उनके पास भी सरकारी ज़मीन है जो पिछले 60-70 साल से ज़मीन पे जो रहे हैं, जोत रहे हैं। तो
उनका कवर लेके कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की गई। तो सवाल पूछा जाता है कि फिर उनका क्या होगा। देखिए, उनके लिए जो यहाँ के बोनाफाइडी टिलर्स हैं, बोनाफाइडी यहाँ पे किसानी कर रहे हैं पिछले 5-6 दशकों से, उनके लिए एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की सेक्शन 3N है, रेड विद सेक्शन 458, क्योंकि सेक्शन 3N कहती है कि जो लोग खात्मा चकदारी के समय पे, यानी बिग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट के समय पे सीलिंग लिमिट से जो ज्यादा जमीन थी, जो सरकार बन गई, उस सरकारी जमीन के कब्जे में है, उन पे सेक्शन 4 और 8 लगेगी। यानी सेक्शन 4 में वो सरकार हो जाएगी और सेक्शन 8 में उन्हें ओनरशिप दे दी जाएगी। आप 90% लोगों को उस एक्ट को अप्लाई करके दे सकते हैं। जो 57 और 58 से पहले से खालसा सरकार, यानी जो सदा सदा से सरकार थी, कोई बिग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट के कारण सरकार नहीं हुई, उसके अगर ऊपर आप काबिज हैं और 57-58 की गिरदावरीज आपके फेवर में है, तो आप LB 6 और S-432 के तहत उसकी ओनरशिप राइट्स ले सकते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑर्डर 371C CM गाइडलाइंस हैं, 48 कनाल्स तक आपको सरकारी जमीन, अगर बहुत लंबे समय से आप उस पर काबिज हैं, वो आप ले सकते हैं। जो लैंडलेस लोग हैं उनके लिए सेक्शन 15 है एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की, जो बात करती है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस स्टेट लैंड, सरकारी लैंड इन लोगों को इस क्रम में, यानी उसमें दिखाया गया है कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होगी, लैंडलेस लेबरर की होगी, वॉर विडोज के लिए भी शायद उसमें एक प्रोविजन है, 6-7-8 कैटेगरीज बताई गई हैं जिनके जरिए। तो यानी एग्जिस्टिंग कानून में आप यहाँ के रहने वाले लोगों को, जो जम्मू संभाग के रहने वाले लोग हैं, किसान हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं, वॉर विडोज हैं, अदरवाइज कमजोर तबके के लोग हैं, उन्हें दे सकते हैं। अब कोर्ट में ये क्यों रिव्यू पिटीशन फाइल करके कह रहे हैं कि हमें एक नई स्कीम निकालने दीजिए, जबकि ऑलरेडी आपके पास प्रोविजन है? क्यों? क्योंकि जितनी भी इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स हमारे पूरे जम्मू संभाग में है, जो है वो इन कानूनों के दायरे में नहीं आती। तो अब उनको रेगुलराइज करने के लिए और डेमोग्राफिक चेंज का जो प्रोसेस चूंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड ही था और वो चलता रहे, उसे फैसिलिटेट करने के लिए सरकार ने ये शरारत की है, जिसका खुलासा हम कोर्ट के सामने भी करेंगे कि जब एग्जिस्टिंग लॉज में ये सब कुछ कर सकते हैं, तो क्यों ये कोर्ट से कह रहे हैं कि हम कोई नई चीज लाना चाहते हैं। जब एक चीज के लिए ऑलरेडी कानून है, तो आप नई कौन सी चीज लाना चाहते हैं? तो इनके जो सिनिस्टर डिजाइन है, जो बैड डिजाइन है अगेंस्ट जम्मू, वो हम एक्सपोज करेंगे। देरी इसलिए होगी क्योंकि पहले इन्हें समझ नहीं आ रही थी जिस तरीके से कोर्ट का अपना रुख था, और बहुत सारी ताकतें हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसी काम कर रही हैं जो अब मिल गई हैं इस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन को के प्रोसेस को डिफीट करने के लिए। इसलिए CBI पे भी हमला बोल दिया, और जो एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल इशू था उसको भी साधने की कोशिश इस रिव्यू पिटीशन के जरिए कर दी। तो हो सकता है सांठगांठ होने में समय लग गया हो। इसकी सारी इंटरनल खबर हमें है, कौन सी वो जमात इस्लामी की फंडामेंटलिस्ट लॉबी, चाहे वो हाउसिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो होम डिपार्टमेंट हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के अंदर कुछ लोग हो, चाहे वो JK-SSRB के कुछ लोग हों, कौन वो लोग हैं हम सब जानते हैं, क्या इनमें डील्स हुई हम सब जानते हैं, क्या ये एक दूसरे से बात करते हैं वो हम सब जानते हैं, कौन से IAS अधिकारी जो एक दूसरे की पीठ खुजाने में लगे हैं कि तुम हमें बचाओ हम तुम्हें बचाएंगे, तुम्हारे वो सारी चीज़ें, उनके नाम हम जानते हैं, उनका सारा रिकॉर्ड, बायोडाटा, सब चीज़ें हमारे पास है। इसलिए समय आने पे आप ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इन्हें खदेड़ के मारेंगे। अभी सर कल इनकी हियरिंग भी थी पिटीशंस के ऊपर, वो आई थिंक इसमें अर्जन कर गया, फैसला तो होगा वो अर्जन होगा। देखिए, आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने अपील की थी इस केस की, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ऑलरेडी अगर रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट में पेंडिंग है तो पहले रिव्यू पिटीशन सुनी जाएगी, हम इस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे। और फिर हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि जो लोग भी रिव्यू पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा वो मीनवाइल कर लें। तो बहुत सारी रिव्यू पिटीशन इसमें फाइल होगी, कश्मीर से बहुत सारी रिव्यू पिटीशन फाइल होगी, बेनिफिशियरीज ने काफी सारी रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी। तो हुआ ये कि जब कल सुनवाई के लिए मामला आया तो बहुत सारे एडवोकेट्स ने ये कहा कि हमारी रिव्यू पिटीशन लिस्टेड नहीं है आज, तो कोर्ट ने इसीलिए एक नेक्स्ट डेट फिक्स कर दी और ये रजिस्ट्री को भी डायरेक्शन दे दी और उनको भी कह दिया कि आप लगवा लीजिए केस, क्योंकि 2-4-5 दिन का प्रोसेस हो जाता है केस लगवाने। तो 22 दिसंबर को इस केस की सुनवाई कर दी, जिसमें अब जितनी भी रिव्यू पिटीशन फाइल हो गई होंगी एक समय 16 तारीख से पहले तक, वो सारी क्लब होकर लिस्ट होकर वहां पे आ जाएंगी, ताकि एक बार में इसका डिसीजन जो है, फैसला जो है वो हो जाए। और रिव्यू पिटीशन बहुत मिसकंसीव्ड है अदरवाइज भी लीगली स्पीकिंग, क्योंकि रिव्यू का बहुत लिमिटेड स्कोप है। एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, इसमें आप कोई एडिशनल रिलीफ नहीं सीख कर सकते, इसमें कोई और डायरेक्शन में चीज़ें नहीं आप लेके जा सकते, इसमें कोई नया एविडेंस आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो बहुत लिमिटेड है। तो लीगली भी अनटेनेबल था। मुझे नहीं लगता कि सरकार ठीक तरीके से लीगल ओपिनियन लेके ये कदम उठा रही है। लीगल ओपिनियन इन्हें ठीक दिया भी होगा, क्योंकि लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे एडवोकेट जनरल हों या और जो लीगल ऑफिसर्स हों, ऑब्वियसली रिव्यू का स्कोप जानते हैं। तो पिछले 6 साल इन्होंने केस लड़ा है वहाँ पे, तो देने के बावजूद भी, क्योंकि इंटेंशन बैड है, इंटेंशन पॉलिटिकल है, इंटेंशन आइडियोलॉजिकल गोल को साधने की है, इसलिए दे हैव समहाउ मैनेज्ड टू पुश इट थ्रू। लेकिन ये फाइल होगी, वहाँ पे बहस होगी और बहस में हम जरूर नहीं हराएंगे, क्योंकि जम्मू के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र
हम स्वयं और एकजुट जम्मू एज एन ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सफल नहीं होने देंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये हमारे बीच में थे एडवोकेट अंकुश शर्मा जी, जिन्होंने अपनी लॉ की लैंग्वेज में भी हमें समझाया और एक नॉर्मल लैंग्वेज में भी इंसान को समझाने की कोशिश करी कि ये रिव्यू पिटीशन के पीछे सरकार की क्या मंशा रही और इसको डिले क्यों हुआ है, और जो रोशनी एक्ट हालांकि बड़ी चर्चों में रहा उसके पीछे इन्होंने स्वयं जो थी पिटीशन दायर करके इस पे जब जो डिसीजन आया था उसके बाद जो भी चेंजेस रहे उसमें हमें समझाने की कोशिश करी है। तब तक के लिए देखते रहिए डॉन टू डस्ट।